गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस थ्योरम का एक सेकंड एप्लीकेशन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन क्या है? ये है हमारे पास एक अनंत विस्तार वाली समतल अचालक एक समान रूप से आवेशित शीट के निकट विद्युत क्षेत्र का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। हमारे पास एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है और उसके नियर किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है। ये काम हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हम यहाँ पर और कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम इसको विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम यहाँ पर करने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना सिंपल हो जाता है जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम करते हैं। ठीक है ना। तो मान लिया हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट का जो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है उसका एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सपोज ये उसका एक पोर्शन है नॉन कंडक्टिंग शीट का और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये हम इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है? ए है। ठीक है। और इस पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? क्यू है। तो हम कह सकते हैं कि इस के लिए जो एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू ओवर ए। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब हम सबसे इसको दो स्टेप में तोड़ेंगे। ठीक है ना। इसके नियर बाई किसी पॉइंट पर हमने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ करके बात करेंगे। ठीक है। इसके पहले हिस्से में हम आपको ये दिखाएंगे कि इसके नियर कोई भी अगर दो पॉइंट्स हैं या इसके नियर कोई भी पॉइंट्स हैं, किसके अंदर? ये इनफाइनाइटली जो इनफाइनाइट सीट जो है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके नियर के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक सी होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। उसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आपको शो करेंगे। ठीक है ना। मान लिया इसके नजदीक यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है ना। अब हम यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो फ्लैट सरफेसेज हैं उन पर ये P और Q पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना। यानी इस तरह से हम यहां पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं कि ये P और जो Q पॉइंट्स है ये इसके ऊपर है इस तरह से। तो यहां पर अगर आप एक एरिया वेक्टर लेंगे तो वो किस तरह से होगा? इस तरह से। ये मान लीजिए dA1 है और यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी इस तरह से ये डायरेक्शन होगी। ये हो गया सपोज E1, ये वेक्टर E1 और ये वेक्टर dA1। इसी तरह से इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस वाली फ्लैट सरफेस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सपोज दैट इज E2, वो तो इस तरह से होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पर जो सरफेस एरिया, जो एलिमेंट्री सरफेस एरिया आपने लिया हुआ है dA2, उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा dA2। और अगर आप इस फ्लैट सरफेस के ऊपर, सॉरी इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर आप कोई एलिमेंट्री एरिया लेते हैं ये, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इस प्रकार से होगी, इस डायरेक्शन में, सपोज E3 दैट इज। तो यहां पर ये डायरेक्शन तो E3 की हो गई और ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ये डायरेक्शन हो गई आपके पास dA3 की। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री है? एंगल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। और ये वाला एंगल कितने डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का 0 डिग्री और ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया? ये वाला एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग इन तीनों पहले इस पोर्शन के लिए हम एलिमेंट्री एरिया से होकर जाने वाला फ्लक्स निकाल लें। ठीक है। और फिर हम पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस से निकाल लें, फिर हम दोनों फ्लैट सरफेसेस से निकाल लें, फिर हम इनको आपस में क्या कर लें? टोटल कर दें। ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर गॉस का जो लॉ है उस गॉस के लॉ को अप्लाई कर दें। तो वक्र पृष्ठ से
ये वक्र पृष्ठ पर स्थित अवयव से जाने वाला फ्लक्स, अवयव से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा देखते हैं। d∅3 is equal to how much? Vector E3 dot vector dA3 is equal to E dA cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो ये बराबर कितना हो गया? 0, implies that phi3 is equal to 0। ठीक है, अब एक एक करके फ्लैट सरफेसेस के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। सपोज इस सरफेस को आपने नाम ले दिया x और इस सरफेस को आपने नाम ले दिया फ्लैट सरफेस को y। तो y समतल पृष्ठ पर स्थित अवयव से जाने वाला फ्लक्स, phi1 d∅1 is equal to vector E1 dot vector dA। कितना हो गया? E dA1 cos 0 बराबर कितना हो गया? E dA1। तो अगर आप इस y सरफेस से जाने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, y पृष्ठ से जाने वाला कुल फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा? बराबर phi1 बराबर E, और मान लिया ये एरिया हमने कितना लिया हुआ, टोटल एरिया इसका ये है, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ dA1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? EA। x पृष्ठ के लिए थीटा बराबर 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो d∅2 बराबर आ जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA2 इज इक्वल टू E dA2 cos 180 डिग्री, यानी बराबर -E dA2। ठीक है ना। तो ये जो phi2 है इसकी कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इंटीग्रेट करेंगे? तो ये आ जाएगी बराबर -E A। ठीक है ना। तो कुल फ्लक्स यानी गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला, गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर हो गया phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो जो यहां पर इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से जाने वाले जो नेट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आ गई phi इज इक्वल टू E1A माइनस E2A। ठीक है ना। E1A फ्लक्स इस वाले जो आपके पास फ्लैट सरफेस है इससे एसोसिएटेड है, और माइनस E2A फ्लक्स ये वाली जो सरफेस है ये इससे एसोसिएटेड है। नेट फ्लक्स कितना हो गया? E1A माइनस E2A। अब हम गॉस की थ्योरम से जानते हैं। गॉस की थ्योरम कहती है कि किसी भी बंद सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होता है phi E वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि ये जो सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, जब कोई चार्ज नहीं है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो गया phi E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q ऑफ 0। ठीक है, यानी इक्वल टू 0। लेकिन यहां से आप देखिए phi की जो वैल्यू कितनी है? E1A माइनस E2A। तो ये हो जाएगा E1A माइनस E2A is equal to 0, implies that E1A is equal to E2A, और यहां A से A ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? implies that
E1 इज इक्वल टू E2। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसके डेरिवेशन का, हमने यहां पर इस डेरिवेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है तो उस नॉन कंडक्टिंग सीट के नजदीक कोई भी दो बिंदु हो तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये इसका पहला हिस्सा हो गया इसके डेरिवेशन का। फाइन, अब इसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जिस दूसरे पार्ट में हम लोग अब उस फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमने कहा कि यहाँ पे बराबर है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कितना, तो हम उस फील्ड को अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है ना, अब उसके लिए डायग्राम को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके दोनों ओर एक पॉइंट इस ओर ले लेते हैं P इस ओर, और एक पॉइंट इस ओर ले लेते हैं P डैश। ठीक है ना, अब हम यहां पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ जो कि बेलनाकार है वो हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से खींचते हैं कि ये जो शीट है ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, इसके एक सरफेस पर ये वाली फ्लैट सरफेस पर पॉइंट P आ गया और इस वाले फ्लैट सरफेस पर पॉइंट P डैश आ गया। ठीक है, मान लिया ये एरिया A है, यानी इसका जो इधर की यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है सॉरी, वो A है, और इसका इधर की ओर एरिया वेक्टर क्या है, वो भी A है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से ये है। हमने दोनों ओर E लिया है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इसके नजदीक दोनों बिंदुओं पर क्या होगा, E की वैल्यू सेम होगी। E1 इज इक्वल टू E2 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखें कि ये जो सरफेस यहाँ पर बनी इससे टोटल फ्लक्स कितना बाहर जा रहा है, कितना फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है, वो जरा हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फिर वही जो फ्लैट यहाँ पर आपके पास सरफेसेज हैं उनसे तो फ्लक्स जा रहा है, लेकिन जो कर्व सरफेस के ऊपर अगर आप कोई एलिमेंट्री एरिया लेंगे तो वो एलिमेंट्री एरिया फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस की कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स के लिए नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब अगर आप टोटल फ्लक्स निकालें, इससे पास होने वाला, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अगर आप निकालें तो कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू यहां से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए, यहां से जाने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, ई ए, और अगर आप कर्व्ड सरफेस की कंट्रीब्यूशन को भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू 2EA, ये आ गया। ठीक है ना, अब फिर से हम यहां पर गॉस की थ्योरम लगाते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, या गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, या फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का बराबर रख दीजिए। 2EA इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, या ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू ओवर 2A, और इसके बाहर लिख दिएगा अब एप्सिलॉन नॉट, बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो Q ओवर A क्या है, Q ओवर A है यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। तो ये आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एक ऐसी नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसका विस्तार अनंत है और जो एक समान रूप से आवेशित है,
तो उसके निकट के बिंदुओं पर पहली बार तो विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। ये हमने यहां पर प्रूफ किया, ठीक है। और कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगी, दोनों जगह सीट से बाहर की ओर, दूर की ओर, सीट के लंबवत दूर की ओर, इधर सीट के लंबवत दूर की ओर। तो होगा कितना, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पर गॉस के नियम से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर किया, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये गॉस के थ्योरम का। और इसमें हमने क्या करा, इसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट साइज की एक चार्ज शीट थी, नॉन कंडक्टिंग शीट थी। उसके नजदीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है हमने कैलकुलेट करी। और इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूले में ये है कि ये जो वैल्यू है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें आर कहीं पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए आप इसको तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो हम लोग जो हैं अब अगले एप्लीकेशन पर आ रहे हैं गॉस थ्योरम के। और ये एप्लीकेशन क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है ना, एक आवेशित हमारे पास प्लेट है, पट्टिका जिसको हम लोग कहते हैं। और वो किसकी बनी हुई है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई, ठीक है। तो हमारे पास एक आवेशित चालक पट्टिका, ठीक है, यानी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्लैब हमारे पास है, प्लेट हमारे पास है। और उसके कारण उसके जस्ट बाहर किसी पॉइंट पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो पहले हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि पहले जो हम केस डिस्कस कर रहे थे वो क्या था और ये क्या है। तो वहां पर हमने बात करी थी शीट की, है ना। शीट में जब हम बात करते हैं तो शीट की थिकनेस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। और पहले, और दूसरी बात कि वो जो डेरिवेशन हमने वहां पर किया था किसके लिए किया था, वो हमने लिया था नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई शीट के लिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर उसी तरह की शीट आपके पास किसी कंडक्टिंग मटेरियल की भी हो, या इस प्रकार के आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल सीट हो या कंडक्टिंग मटेरियल सरफेस हो जिसकी एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उस पर भी उन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इस्तेमाल किया है, जो हमने उसके लिए डिराइव किया, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम वहां पर भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या केस है, जब शीट और प्लेट कह रहे हैं उनमें दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो प्लेट है वो रेक्टेंगुलर शेप में हम उसको मान करके चले, तो प्लेट की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल नहीं होती। तो शीट हम कहते हैं तो शीट की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है ना, वो नहीं है ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेट की, तो जो प्लेट की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल नहीं होती, हम उसको नहीं है ऐसा नहीं मान सकते। फाइन। तो यहां पर हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है। मैं सीधे सीधे यहां पर आपको प्लेट को इस ढंग से दिखा रहा हूं। ये कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास इसको अगर आप एक प्लेट मान लें, ठीक है ना, तो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है इस ढंग से, ये इसका ये वाला हिस्सा है इधर की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके इधर चार्ज हम दिखाएंगे तो इस वाली सरफेस पर दिखाएंगे तो ये वाला चार्ज आएगा, और जब हम इधर चार्ज दिखाएंगे मतलब इस सरफेस की बात करें, और ये इसकी क्या है, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। इसके अंदर की भी हम बात करेंगे कि इसमें इसके भीतर क्या होता है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम, इस बुक से हमने समझा कि जो प्लेट है, इस बुक को हम एक प्लेट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो प्लेट है ये किसकी बनी हुई है, ये प्लेट किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है ना। इसको आप समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसका जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज है सपोज इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितनी है, सिग्मा है, और ये इसकी दूसरी सरफेस है, ठीक है। ये इसकी दूसरी सरफेस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ये इसके नियर बाई कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। ये हमें यहां पर ज्ञात करना है कि भाई इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा इस आवेशित चालक पट्टिका के कारण, ठीक है ना। ये हमें यहां पर प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो अब एक चीज और हम समझ लें कि अब आगे अभी हम पढ़ेंगे कि जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं, मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप चार्ज दे दें, तो जब आप इसको चार्ज देंगे तो चार्ज देने पर जो चार्ज होता है वो केवल इसके सरफेसेज पर होता है, इसके भीतर कोई चार्ज नहीं होता। इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है और इसके भीतर भी कोई चार्ज रेजाइड नहीं करता है। ये बात हमको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन यहां पर हम मान करके चल रहे हैं कि हमें पता है
कि जब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को हम चार्ज देते हैं, जब आप इस कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज देंगे तो चार्ज इसके भीतर रिजल्ट नहीं करेगा, वो केवल कहाँ आ जाएगा, इसकी सरफेसेस पर आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा चार्ज इस सरफेस और इस सरफेस पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये पॉइंट पी है। अब आप देखें, अगर आप इसको ना देखें तो ये वाला हिस्सा आपको एक शीट की तरह से दिखाई दे रहा है, ये वाली जो सरफेस है अपने आप पे, अगर आप इसे अकेले देखें, इन सब चीजों को हाइड करते हुए देखें, तो ये यहाँ पर एक शीट की तरह से, चार्ज शीट की तरह से, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की तरह से। और हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो उसके नियर किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको हमने फॉर्मूला भी निकाला है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल अभी हम ये मान करके चलें, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, E1 है। और ये डायरेक्शन हमने क्यों दिखाई ऐसी, डायरेक्शन हमने इसलिए दिखाई, इसको आप सरफेस 1 मान लीजिए, इसको सरफेस 2 मान लीजिए, तो हमने इसको आप सरफेस 1 मान लीजिए, इसको सरफेस 2 मान लीजिए, तो हमने सरफेस 1 से दूर की ओर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्यों दिखाई, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, E1, और इसकी ये डायरेक्शन हो गई। अब आप प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सपोज E2 है, क्योंकि डिस्टेंस हमें अलग दिखाई दे रही है, मान लिया हमने E2 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा E2। डायरेक्शन इसकी सेम क्यों रही, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट P पर, इसके कारण भी जो डायरेक्शन होगी वो भी अवे फ्रॉम दिस प्लेट होगी, यानी इस प्लेट से दूर की ओर होगी। ठीक है, तो दो चीजें हमने निकाली यहाँ पर, एक तो E1 और एक E2। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, E1 की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला था अभी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग चार्ज शीट है, एक ऐसी कंडक्टिंग एक शीट नहीं, प्लेट, एक ऐसी कंडक्टिंग प्लेट है जिसको हमने यूनिफॉर्म चार्ज दिया है, जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण उसके बाहर अगर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां पर तो हमने इसका शेप कैसा लिया, रेक्टेंगुलर लिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी कंडक्टिंग शीट, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के लिए, किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए फॉर्मूला ट्रू है। किसी भी शेप का कंडक्टर हो, उसके बाहर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। हालांकि आप कहेंगे कि गॉस थ्योरम हमने यहाँ पर कहाँ अप्लाई करी, लेकिन आपको पता है कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों को डिराइव करने में, इन फॉर्मूले को डिराइव करने में हमने गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया था, और इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले को डिराइव करने में भी किसका इस्तेमाल हुआ है, गॉस थ्योरम का ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये था एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। तो बच्चों, अब तक हमने गॉस थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़े हैं, है ना। पहले हमारे पास एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको हमने देखा कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है तो कैसे उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ऐसी अनंत विस्तार वाली शीट है, ठीक है, जो किसकी बनी हुई है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, और उस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, तो कैसे हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो उसके कारण हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इसका एक और केस हो सकता है यहाँ पर, इसमें एक और डेरिवेशन कई बार ये बोर्ड में पूछा गया, और एनसीईआरटी में जहां हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स वाले पार्ट में इसको दिया गया है कि अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज कंडक्टिंग शीट हमारे पास है, कंडक्टिंग प्लेट्स हमारे पास हैं जो अपोजिटली चार्ज है, तो उनके बीच में और उनके बाहर की ओर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह का केस हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है,
इसके कारण हम यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और इसके कारण हम यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, तो यहां पर P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये E1 हो जाएगा, और E2 जो इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी, उसकी डायरेक्शन भी इधर की ही ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज की तरफ होगी और पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होगी। तो यहां पर अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे E, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? E1 प्लस E2। तो इस केस में कितना हो जाएगा? पहले की तरह सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो गया? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉइंट बाहर की तरफ है तो E1 तो ठीक है इधर की ओर होगा, लेकिन E2 की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, ये E1 और ये E2। तो यहां पर जो इस पॉइंट के लिए अगर आप इसको EP दिखा दें, इसको आप EQ दिखा दें, तो EQ कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2, यानी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू 0, और बीच में अगर पॉइंट है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं। ठीक है, यहीं पर ये क्लास ओवर होती है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और एप्लीकेशंस और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम कल फिर से उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन सबका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। ठीक है।